अपन जो जहाँ जहाँ जिस गाँव जिस स्थान में हैं वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होकर हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। अभी आप जिन्हें वीडियो में देख रहे थे वो छत्तीसगढ़ के धरसींवा की विधायक हैं अनीता योगेंद्र शर्मा। ये वीडियो है 17 जून 2023 का। 4 महीना पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की थी और 4 महीने बाद अब उनकी टिकट कांग्रेस ने काट दी है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सहित हजारों जन समुदाय की मौजूदगी में उन्होंने साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की थी। ऐसी बातें कांग्रेस की नीतियों के प्रतिकूल है। जाहिर तौर पर जब कांग्रेस की जिम्मेदार विधायक हिंदू राष्ट्र की वकालत करेंगी तो भला उन्हें टिकट कैसे मिल सकती थी। कांग्रेस ने उनकी जगह राज्यसभा की पूर्व सांसद छाया वर्मा को टिकट दे दिया है। अनीता शर्मा के पति योगेंद्र शर्मा 2013 के झीरम कांड में नक्सली हमले में मारे गए थे। वो उन 32 लोगों में शामिल थे जिनका नरसंहार नक्सलियों ने बर्बरता पूर्वक किया था। इन्हीं कारणों से 2018 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। फिलहाल जब उनकी टिकट धरसींवा से कट गई है तो जाहिर तौर पर यह प्रश्न अब उठेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान लोग प्रश्न करेंगे कि आखिर उनकी टिकट क्यों काट दी गई। हालांकि कांग्रेस ने जिन सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है उसमें अनीता शर्मा अकेली नहीं है। ऐसे 18 विधायकों की टिकट काट दी है। धरसींवा से कांग्रेस की प्रत्याशी छाया वर्मा के विरुद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुज शर्मा। अनुज शर्मा बेहद चर्चित नाम है। वो 2014 के पद्मश्री से सम्मानित हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों यानी छॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। उन्हें हिट फिल्मों की गारंटी माना जाता है। उनकी सुप्रसिद्ध फिल्म मोर छैया भुइयां के अलावा ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता ने चाव से देखा है। वो इन दिनों धरसींवा की जनता के बीच जाकर भरपूर समर्थन ले रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा धरसींवा विधानसभा के कुम्हारी गांव में देखने को मिला, जहां एक लड़की ने उन्हें कुछ गीत सुनाया। उसे सुनकर अनुज शर्मा और वहां मौजूद लोग बेहद भावुक हो गए। आप चंद सेकंड में उस लड़की की मौलिक रचना को सुने जिसमें वो अनुज शर्मा को सदी का नायक बता रही हैं। उस लड़की का आभार व्यक्त करते हुए अनुज शर्मा का गला भी रूंध गया। ये मुकाम ला पाए हैं और सबसे बड़े सम्मान भारत के पद्मश्री सम्मान ला पाके भारत के लाल कहाए हैं। हर कला के खान जेकर अनुज शर्मा नाम हवे, हर कला के खान जेकर अनुज शर्मा नाम हवे। छैया भुइया बड़ा फिल्म में प्रेम कथा के आवाज उठी। ऐसा सभी के महानायक ला, ऐसा सभी के महानायक ला, जैसे भारत के सभी के महानायक अमिताभ बच्चन गिने गए थे, वैसे हमारे नजर में हमारे छत्तीसगढ़ के महानायक केवल आप हो। तो बस ये मोर मन के भाव हिसाब के बारे में अभी बचपन से सोचत रहो, जब से कविता लिखे रहा रहे तब से सोचत रहो कि एक बार आपके सामने में कविता न परोस सको। और आज मैं सबसे बड़े भाग्य है कि आपके सामने मैं कविता पढ़ूंगी। सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सच में यही आशा करता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक छत्तीसगढ़ भारत में आपके नाम रहे, आपके नाम रहे। बोलो भारत माता की, माता की। मोर जीवन में ना कोई चीज की कमी नहीं है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही कई तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन में एक और चर्चित तस्वीर को देख सकते हैं। श्रद्धाणी दरबार के नवम पीठाधीश्वर संत युधिष्ठिर लाल को प्रणाम करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव के वक्त ऐसी तस्वीरें काफी मायने रखती है। संत युधिष्ठिर लाल और श्रद्धाणी दरबार के प्रति हजारों लाखों लोगों की आस्था है। श्रद्धाणी दरबार न केवल अध्यात्म बल्कि मानव सेवा का भी एक केंद्र है। भाजपा ने अभी तक 86 टिकटें घोषित कर चुकी है। सिर्फ 4 टिकटों की घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने 83 टिकटों की घोषणा कर दी है। अभी 60 टिकटों की घोषणा होनी बाकी है। इन दोनों ही दलों ने सिंधी समाज को अभी तक एक भी टिकट नहीं दी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर उत्तर से श्रीचंद सुमरानी को उम्मीदवार बनाया था। ऐसा माना जाता है कि
श्रद्धानी दरबार के प्रति सिंधी समाज की अथाह आस्था है और छत्तीसगढ़ में लाखों की आबादी सिंधी समाज की रहती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में सिंधी समाज हार और जीत का फैसला भी तय कर सकता है। श्रद्धानी दरबार के ऐसे ही प्रभाव को महसूस करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेटी चंड वाले दिन ऐच्छिक अवकाश की घोषणा भी दरबार के मंच से ही की थी। कांग्रेस ने 2 धर्मगुरुओं को टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में एक धर्मगुरु को टिकट दी है, जिसमें कांग्रेस की ओर से नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को मैदान में उतारा गया है और रायपुर दक्षिण से महंत रामसुंदर दास को टिकट दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आरंग से गुरु खुशवंत दास को टिकट दी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां धर्म गुरुओं को अनुनय विनय कर टिकट देती है, जिससे पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों से वोट हासिल किए जा सके। लेकिन महंत रामसुंदर दास की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी आला कमान ने मेरी मर्जी के विरुद्ध मुझे रायपुर दक्षिण से मैदान में उतार दिया। 2 बार मैं विधायक भी रहा, मैं जांजगीर जिला से रहा। अभी मैं जांजगीर चांपा विधानसभा से ही, जिला मुख्यालय से ही मैं चाह रहा हूँ। आवेदन मैं वहीं से भरा हूँ। और इन वक्त में 2 दिन पहले मुझे पता चला कि जांजगीर चांपा देकर के रायपुर दक्षिण कर रहे हैं। लेकिन आज तारीख में ये तय हो गया है कि रायपुर दक्षिण महंत जी को लड़ना है। कन्हैया को ही बोला इस बात को, मैं सनी अग्रवाल को ही बताया, मैं प्रमोद दुबे को ही बताया, आकाश शर्मा को ही बताया, मैं जो भी सामने सबको मैंने कहा। ये स्थिति बन रही है, जबकि मैं आज भी अभी इस क्षण भी मैं चाह रहा हूँ, मुझे जांजगीर चांपा ही सही है। भारतीय राजनीति में संत महात्माओं का चुनाव में उतरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए यह माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें हाथ जोड़कर टिकट देती है, उनकी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन महंत जो सन्यासी होते हैं उनका जीवन गृहस्थ नहीं होता, और वो जब अपनी इच्छा प्रकट करने लगे और उनकी इच्छा के विरुद्ध पार्टी आला कमान उन्हें आदेशित या निर्देशित करे कि आप फला जगह से चुनाव लड़ें, तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में कोई सन्यासी या महंत ही चुनाव लड़ रहा है या कोई राजनेता मैदान में उतर रहा है, जिनके जीवन में वैराग का विशेष महत्व होता है। आचार संहिता का सम्मान करते हुए राजनीति में इशारों में कैसे बात किया जाता है, इसे हम कवर्धा की एक सभा से समझ सकते हैं, जहां आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा आए थे। वो मुगलों के बारे में कहते कहते मुगल शासक अकबर के बारे में कुछ बता रहे थे। दरअसल कवर्धा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहम्मद अकबर। आप एक बार उनके बयान को सुनिए, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने उनके बयान पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा इतना ही बोलना है, जब हम लोग यूपी में जाते थे हर समय पहले बार बार नाम आते थे बाबर बाबर बाबर। मोदी जी प्रधानमंत्री बना, बाबर को खलास कर दिया, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। मेरा यही निवेदन है, देश का जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस सरकार को एक वर्ग विशेष को संरक्षण देके यहाँ पे बसाने का आरोप कल भी उन्होंने लगाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे अमित शाह जी हों, चाहे रेणुका सिंह जी हो, लगातार असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो संसद में असंसदीय होगा, लेकिन बाहर भी देखें जो बोलचाल में भी जिनका प्रयोग नहीं करते उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो यदि कह रहे हैं तो वो कहाँ से आए तो भारत सरकार को बताना चाहिए, कौन कहाँ है, कब से आए हैं, क्या है, वो भारत सरकार क्यों नहीं बताती? तो सूची दे दे तो उसमें हम कार्रवाई करें कि ये लोग हैं जो देश के बाहर के लोग हैं, वो आके बसे हुए हैं, तो बता दे, सूची दे दे, हम लोग कार्रवाई करेंगे।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अब की बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो नीतियां बन रही है, जिस तरह के एजेंडे आगे बढ़ रहे हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार जो चुनाव हुआ वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है। हालांकि आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासन में राम रामायण, गाय गोबर, रामायण महोत्सव जैसे तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाया। ये वो मुद्दे हैं जिसे आमतौर पर कांग्रेस कभी आगे नहीं ले जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने एजेंडे पर कायम रहते हुए जिस तरह से साजा से ईश्वर साहू को मैदान में उतारा है, जो बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के बाद चर्चित हुए। वो भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, सामान्य मजदूरी करते हैं, लेकिन साहू समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है साहू समाज की यह प्रत्याशी जिन कारणों से मैदान में उतारे गए हैं, उन कारणों को जनता को बताया जाएगा और जनता भी बखूबी समझ रही है कि किन परिस्थितियों में भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जब नांदगांव के मंच से बीरनपुर वाली घटना का जिक्र किया, भुवनेश्वर साहू को छत्तीसगढ़ का बेटा बताया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। आदर्श आचार संहिता की कुछ मर्यादा है, जिसे ध्यान में रखते हुए इशारों में जो बातें कही जाती है, जिस तरह के एजेंडे तय किए जाते हैं, उसे अब जनता भी बखूबी समझने लगी है। संत महात्मा और गुरुओं की तरह कांग्रेस और भाजपा ने भी 5 राज परिवार के लोगों को टिकट दी है, जिसमें अंबिकापुर से कांग्रेस ने टी.एस. सिंहदेव बाबा के अलावा बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को कोटा से और संयुगिता सिंह जुदेव को चंद्रपुर से मैदान में उतारा है, जबकि मोहला मानपुर से संजीव शाह को मैदान में उतारा है, जिन्हें स्थानीय लोग कुमार साहब कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में जिन 53 नामों की घोषणा की है, उसमें कई नए चेहरे हैं। इन्हें मिलाकर कांग्रेस ने अब तक घोषित 83 उम्मीदवारों में 22 नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम भावना वोरा को घोषित किया है। इसे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 44 नए चेहरों को मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस से दुगने भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुल 15 महिला उम्मीदवार अभी तक मैदान में उतारे हैं और कांग्रेस ने पिछले बार की तरह भाजपा से एक कम यानी 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुल 14 ही महिला उम्मीदवारों को मौका दिया था, जबकि कांग्रेस ने 13 महिलाओं को मौका दिया था। और अब मैं अनुसूचित जनजाति की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने अभी तक कुल 32 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें ही अनुसूचित जनजाति से आरक्षित है। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने आरक्षित सीटों से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें कांग्रेस से दंतेवाड़ा के प्रत्याशी छविंद्र कर्मा, जो अपने पिता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। महेंद्र कर्मा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। इसी तरह खड़सिया से स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की जगह उनके पुत्र उमेश पटेल, जो मौजूदा समय में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। इसी तरह रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा, इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे पंकज शर्मा को आगे किया। कांग्रेस ने पंकज शर्मा को आसानी से टिकट दे भी दी। इसी तरह कई और नाम हैं, उनमें रायगढ़ से स्वर्गीय सक्रजीत नायक के बेटे प्रकाश नायक चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह शक्ति से स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत के बेटे चरण दास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और अंबिकापुर के विधायक प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव भी अपनी माता की विरासत संभाल रहे हैं। इसी तरह दुर्ग से स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, जो मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र अरुण वोरा 7वीं बार दुर्ग से मैदान में हैं। राजिम से श्यामाचरण शुक्ला, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र अमितेश शुक्ल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह कोटा से मैदान में हैं। इसी तरह स्वर्गीय बलीराम कश्यप के बेटे केदार कश्यप नारायणपुर से और पूर्व विधायक स्वर्गीय मंगलराम उसेंडी की बेटी लता उसेंडी कोंडागांव से चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और भारतीय
जनता पार्टी के पितामह कहलाने वाले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के पुत्र अमर अग्रवाल बिलासपुर से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टिकट वितरण के मामले में एक और रोचक बात सामने आई है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस और भाजपा के जो बागी थे उनसे ये राजनीतिक दल प्रभावित होकर या डर कर उन्हें इस बार आधिकारिक रूप से मौका दिया है। बसना से संपत अग्रवाल जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बागियों का चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे, इन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बसना से अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह कुरुस से कांग्रेस के नीलम चंद्राकर जो दूसरे स्थान पर थे, इस बार यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके बागी होने का इनाम मिला। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें तो टिकट नहीं दी, लेकिन उनकी पत्नी तारणी चंद्राकर को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर अजय चंद्राकर के विरुद्ध मैदान में उतार दिया है। ये दोनों ही बागी कांग्रेस और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो 2023 के नवंबर में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश की निगाह सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के ऊपर इसलिए होगी क्योंकि संसाधनों के लिहाज से छत्तीसगढ़ को कांग्रेस और भाजपा किसी भी हाल में हथियाना चाहते हैं। हर तरह के चुनावी हथकंडे अपनाए जाएंगे। खासकर कांग्रेस ने जिस तरह से जोर लगाया है टिकटों के वितरण के मामले में, अंतिम क्षण तक इंतजार करने के बाद बगावत को रोकने की जो कोशिश की है वह कितने हद तक कामयाब होती है ये तो वक्त बताएगा। बीते दौर में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तब राजनीति बहुत कुछ प्रिंट मीडिया पर आश्रित हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। न केवल राजनीतिक दल बल्कि अपने प्रत्याशियों के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लेना चाहती है, उन मुद्दों को समझती है जो प्रलोभन के लिए दिए जाते हैं और अपने अधिकार को भी बखूबी समझती है। चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले जिस तरह की घोषणाएं की गई और चुनाव के दौरान जिस तरह की रेवड़ियां बांटी जाएगी, जिस तरह से गांव-गांव जाकर गरीब जनता को प्रलोभित किया जाएगा, जिस तरह की फ्री वाली पॉलिटिक्स के घोषणा पत्र अभी जो आने वाले हैं, जनता भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपको घोषणा पत्र में लिखी हुई एक एक बात को गौर करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 में वो घोषणा पत्र ही था जिसकी वजह से कांग्रेस शासन में आ सकी। गंगा जल हाथ में लेना पड़ा, कर्जा माफी, 25 रुपए क्विंटल धान की कीमत के अलावा लाखों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी जैसे तमाम वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित हो सकती है। अब हमें आगे देखना होगा कि इस बार घोषणा पत्र के पिटारे में क्या कुछ है। क्या वाकई ये राजनेता और राजनीतिक दल हमारे हमदर्द हैं या हमें खरीदना चाहते हैं? जो लुभावनी घोषणाएं तैयार करते हैं क्या वाकई वह हमारे भविष्य के लिए उचित है? इस पर आप चिंतन जरूर कीजिएगा। राजनीति की सुचिता के लिए अच्छे लोगों को मौका दें, वरना बुरे लोग राजनीति में हावी हो जाएंगे। राजनीति कभी भी बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति के विरुद्ध जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया है उससे आम जनता राजनीति से दूर रहना चाहती है, जो अच्छे लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।